हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो उसमें हमने जैसे भी संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, तो उसमें ये भी बताया था हमने कि संविधान सभा को औपचारिक रूप, है ना, औपचारिक रूप से विचार दिया था एम एन राय ने, और उसको मूर्त रूप देने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी के साथ ये वीडियो, लास्ट वीडियो समाप्त हुई थी। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। ठीक है, चैप्टर है भारत स्वतंत्रता को के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ये प्रश्न आता है और आ भी चुका है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको पता होना चाहिए, क्लेमेंट एटली था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इसका कार्यकाल था 1945 से 1951 तक, 6 साल का कार्यकाल था। ठीक है, तो 1945 से 1951 तक का कार्यकाल था किसका? क्लीमेंट एटली का। तो जाहिर सी बात है, स्वतंत्र भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ठीक, तो एटली ने एक घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947, ये भी आता है, आ चुका है प्रश्न। इटली की घोषणा मिलान करना है फरवरी 1947, मार्च 1947, ऐसे दिया रहता है। ठीक, और फिर 20 फरवरी, फिर 22 फरवरी, ऐसे करके। तो ध्यान रखना, 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा की। क्या, कहाँ से की है? हाउस ऑफ कॉमन्स से। क्या कहा है कि अंग्रेज जो हैं वो जून 2048 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। तो जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को भारत छोड़ देंगे सत्ता हस्तांतरित करने के बाद। कौन? अंग्रेज लोग। किसने बोला है? क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को, हाउस ऑफ कॉमन्स से। ठीक है, इस समय माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, इनको बनाया गया भारत का वायसराय। तो माउंटबेटन आता है तो ये कुछ योजनाएं लाता है। माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 की योजना है माउंटबेटन की। इसने ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। माउंटबेटन योजना में 3 जून 1947 को बना है माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ध्यान रखना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ है? 18 जुलाई 1947 को, जिसमें भारत और पाकिस्तान के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। ठीक है, तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और इसमें भारत और पाकिस्तान के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति जो मिली है वो 18 जुलाई 1947 को दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जो राजकीय स्वीकृति मिली वो 18 जुलाई 1947 का दिन था। ठीक है, बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान क्या होता है? बाल्कन देश है यूरोपियन कंट्री में, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो बाल्कन प्लान क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए एक बनाया गया पंजाब सीमा आयोग और दूसरा बना बंगाल सीमा आयोग, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बने थे। ठीक है,
एक के लिए पंजाब सीमा आयोग, दूसरे के लिए बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष रहे साइरिल रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पे साइरिल रेडक्लिफ जो थे, इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रखा गया, भारत पाकिस्तान के बीच की रेडक्लिफ लाइन। भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति द्वारा जब स्वीकृत किया गया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय जे.बी. कृपलानी। तो भारत विभाजन का प्रस्ताव जो कांग्रेस की महासमिति ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया था, तो उस समय जे.बी. कृपलानी जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष रहे हैं जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के। विभाजन के प्रस्ताव को जी बी पंत से प्रस्तुत किया और मौलाना आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। ये प्रश्न आ चुका है पहले कि विभाजन के प्रस्ताव को जी.बी. पंत ने प्रस्तुत किया था और मौलाना आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इसको क्या किया? इसका समर्थन भी किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष चुने गए कौन? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात आती है तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात होगी तो माउंटबेटन रहेंगे, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात होगी तो कौन रहेंगे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और इन्हीं को अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब भी प्रश्न इन सब से भी संबंधित आते हैं, जैसे तुर्कोमन चाय की संधि है। तुर्कोमन चाय की संधि 1828 में हुई थी, रूस और अफगान के बीच में हुई थी। रूस और अफगान के बीच में 1828 में तुर्कोमन चाय की संधि हुई, जिसके बाद में रूस के भारत की ओर विस्तार के डर से अंग्रेज अफगान संबंध को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाने लगी थी। मतलब तुर्कोमन चाय की जो संधि रही अफगान और रूस के बीच में, इसमें क्या हुआ कि इसके बाद अंग्रेजों को डर सताने लग गया कि रूस तो अब भारत की तरफ बढ़ेगा। तो अंग्रेज क्या किए? किन लोगों ने अफगानिस्तान की तरफ अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करने लगे थे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अफगानिस्तान में अंग्रेजों को एक मित्र और समर्थित शासक की खोज प्रारंभ हो गई। कब प्रारंभ हुई? तुर्कोमन चाय की संधि के बाद। तो ये भी ध्यान रखना आपने। चलिए उड़ीसा अकाल है। उड़ीसा अकाल 1866-67, 1866, 1867 में उड़ीसा अकाल हुआ। इसमें 13 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, प्रभावित हुए थे। इसके बाद सर कैम्पबेल के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गई। उड़ीसा अकाल हुआ था 1866-67 में। इसमें 13 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, और इसी के बाद सर कैम्पबेल के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गई। और समिति नियुक्त क्यों की गई थी? समिति नियुक्त इसलिए की गई थी कि पता करना था इस अकाल का कारण क्या है, इसका सुझाव क्या होगा, ठीक है। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वॉटसन होटल में दी मार्बल ऑफ द सेंचुरी, ये क्या नॉर्मल हैं, एक जी के टाइप के हैं, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, तो इनको हम क्या किए हैं, इतिहास के बाद मॉडर्न हिस्ट्री जब ख़त्म हो रही तो उसके बाद हम इन सबको जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वॉटसन होटल में द मार्बल ऑफ द सेंचुरी क्या है? 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वॉटसन होटल में द मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधु फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है, द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। कहाँ पे? वाटसन होटल में 7 मई 1896 को ल्यूमियरे बंधुओं ने किया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। पहला सिनेमा लगाया द मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से, ठीक है। जनता से निकट संबंध स्थापित करने वाले पहले नेता तिलक थे।
ये प्रश्न आ चुका है पहले। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गांधी जी के अग्रगामी माने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं। कभी कभी जैसे आप जाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाए कि अंबेडकर का जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ है 1891, महू, मध्य प्रदेश, महू। ठीक है, मृत्यु हुई थी 1956 में। मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? आपको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। और इन्होंने इनको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महान प्रहरी की उपाधि प्रदान की थी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की उपाधि किसने दी है? गांधी जी ने दी है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देश, स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता मिली और उसी टाइम पीरियड में कई सारे देशों को स्वतंत्रता मिल रही थी। अब आपको पता है कि कोल्ड वॉर, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, अब शुरू हुआ है कोल्ड वॉर। किसका किसका? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। तो भाई, कोल्ड वॉर का मतलब क्या था? कि कोई बंदूक नहीं चलाएंगे, कोई तोप नहीं खड़ी करेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी। क्या होगा? सिर्फ आगे निकलने की होड़ रहेगी बस। हमने ये मिसाइल बनाई, आप ये मिसाइल बनाएं, हमने ये किया, ये करेंगे, इस तरीके से। मतलब एक साम्राज्यवादी रवैया था और दिखाना भी था कि हम इतने आगे हैं, इतने सक्षम हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर यही था दोनों के बीच में। तो गुटनिरपेक्ष जो कोल्ड वॉर था, उसमें क्या हुआ कि जो नव स्वतंत्र देश थे वो सब क्या थे कि उन सबको पैसों के भरोसे पैसा दे दे के उनको अपनी तरफ मिलाया जा रहा था, मिलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में एक संगठन बनाया गया, नाम रखा गया गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष देश कौन थे? नव स्वतंत्र देशों का एक समूह था। इसमें 5 देश थे। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ 1961 में बेलग्रेड में हुआ है। ठीक है ना, इसमें इंडोनेशिया, मिस्र के, भारत भी रहा इसमें। तो ऐसे ही 2 देश और थे, उनका नाम अभी हमें याद नहीं है। तो पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ है बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का। ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए 1961 में फौज भेजना पड़ा था। ये भी ध्यान रखना कि 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? इससे ये भी एक प्रश्न आया था, कभी आ गया है, आ चुका है पहले। तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी, जिसके द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है स्वतंत्र भारत के पहले औद्योगिक नीति के तहत 1948 के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की शुरुआत कब हुई मानी जाती है? 1948 के प्रथम औद्योगिक नीति के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, जापान पर अणुबम का प्रयोग। जापान पर एक तो हुआ है 6 अगस्त को, दूसरा हुआ 9 अगस्त को। ठीक है, सबसे पहले हुआ हिरोशिमा, फिर हुआ नागासाकी। ठीक है ना, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ है, 9 को हुआ है नागासाकी में। किसने किया? अमेरिका ने। ठीक है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई। आपको पता है कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय हमारे यहाँ रोलिंग प्लान चलाए गए थे। ठीक है, 3 साल का रोलिंग प्लान था ना। ठीक, तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं जनता पार्टी की तरफ से। ठीक, वंदे मातरम की रचना मूल रूप से, ये भी प्रश्न आ चुका है, मूल रूप से बंगाली और संस्कृति में की गई थी। वंदे मातरम की रचना मूल रूप से बंगाली और संस्कृत में की गई थी। ठीक है, हैदराबाद रियासत का विलय कैसे हुआ है? ऑपरेशन पोलो
के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1999 कारगिल विवाद के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो पता होना चाहिए कारगिल विवाद से संबंधित है, जो कि 1999 में चलाया गया था, ठीक है। फालुन गांग, फालुन गांग एक त्यौहार है, किसका त्यौहार, विश्वास और प्रथा का। फालुन गांग विश्वास और प्रथा की एक व्यवस्था है जो चीन में ली होंगसी के द्वारा 1992 में स्थापित की गई थी। ली होंगसी के द्वारा चीन में 1992 में फालुन गांग एक विश्वास और प्रथा की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, ली होंगसी के द्वारा 1992 में। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है। अब तीनों में अगस्त है, एक घोषणा, एक संकल्प, एक प्रस्ताव। तो अगस्त घोषणा जो हो रही है वो मॉन्टेग्यू ने किया 1917 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1917 का, मॉन्टेग्यू की जो घोषणा होती है उसी को बोलते हैं हम अगस्त घोषणा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव है लिनलिथगो का है 1940 का, 1940 में आया था, लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, ठीक। तीसरा है अगस्त संकल्प, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी ने अगस्त संकल्प लिया था। आपको पता है 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई है, कहाँ से, मुंबई के ग्वालियर टैंक से, मैदान से, ठीक है। तो इसमें करो या मरो का नारा भी दिया गया था, ये महात्मा गांधी से संबंधित है 1942, ठीक। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने मनाया 1946 में। ये चीज़ें क्या है, ये प्रश्न आ चुका है, ये पूरा चारों ऑप्शन, पूरा प्रश्न आ चुका है पहले, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। 1929 का दीपावली घोषणा पत्र भी है, ये क्या है, ये डोमिनियन स्टेट्स से संबंधित था, ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आ चुका है पहले कि 1929 का दीपावली घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए यह डोमिनियन स्टेट्स से संबंधित था, ठीक है। ये भी प्रश्न है, ये भी आ चुका है प्रश्न, जैसे ये 4 है, इस बार भी आया हुआ था, है ना। तो वेवेल योजना कब आई है, 1945 में। सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, माउंटबेटन योजना 1947 और कैबिनेट मिशन 1946। तो मिलान करने के लिए कभी प्रश्न आ चुका है पहले, इस बार भी मेरे ख्याल से यूपीएससी या स्टेट पीएससी वाले में आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। तो वेवेल योजना 1945 में है, सी राजगोपालाचारी योजना 1944, सबसे पहले यही होगा, फिर होगा वेवेल ये, उसके बाद फिर होगा माउंटबेटन, नहीं कैबिनेट मिशन, फिर आएगा माउंटबेटन। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये सब प्रश्न आ चुके हैं, इनको हम इस तरीके से बता रहे हैं, बस खाली थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न आ चुका है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना, और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किससे संबंधित है, ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे। ये राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है आज का। चलिए, कुछ किताबें हैं, उनके लेखक हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी, मौलाना आज़ाद ने। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने लिखा है, यह भी प्रश्न आ चुका है ना। ये भी प्रश्न आ चुका है, ठीक है। हिंद स्वराज, यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी। बापू माई मदर, मनु बहन इनकी पौत्री रही हैं। गीता रहस्य, ये किताब
ये अभी प्रश्न आया है हाल ही में, बीजे तिलक ने लिखा था। ठीक है, जेल में रह के ये वाली किताब इन्होंने लिखी थी, गीता रहस्य। ठीक है ना। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की बुक है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। दुर्गेश नंदिनी किसकी किताब है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदी में बोलेंगे आधी रात को स्वतंत्रता, ये तो बोल सकते हैं ना हिंदी में। तो कॉलिंस और लेपियर ने लिखा है। कॉलिंस और लेपियर ने क्या लिखा है? फ्रीडम एट मिडनाइट, एट मिडनाइट। इनमें से किताबों के नाम आए हुए हैं अभी पेपर में। ठीक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू किसने लिखा है? दुर्गादास ने लिखा है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की बुक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की बुक है। रन्स एंड रूइंस किसकी किताब है? ये भी आ चुका है, पहले भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो सुनील गावस्कर ने इसको लिखा है। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि इसने किसको कहा था? भारतीय अशांति का जनक किसको कहा था भाई? ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने ही कहा था ना कि अशांति का जनक किसी को कहा था। बताना कमेंट में हमें, भारतीय अशांति का जनक किसको कहा था इसने। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट बुक लिखा है, ये ध्यान रखना है। आगे है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लिखा है लाला लाजपत राय ने। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखा था। आवर इंडियन मुसलमान्स किसने लिखा? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने, है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने आवर इंडियन मुसलमान्स लिखा था किताब। ठीक। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा? वी डी सावरकर ने लिखा है। द सेपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लिखा गया है आरसी मजूमदार के द्वारा। ठीक है, तो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया द सेपोय म्यूटिनी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे भी किताबें हैं। अवध की है रुद्रांशु मुखर्जी, रुद्रांशु मुखर्जी ने अवध इन रिवोल्ट नामक किताब लिखी। तहजीब उल अखलाक किसने लिखी भाई? सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक लिखी है। स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूटॉय ने लिखी थी, स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूटॉय ने लिखी थी। यह जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर, इसको लिखा था ह्यूटॉय ने। ठीक है, टूवर्ड्स स्ट्रगल क्या है? टूवर्ड्स स्ट्रगल लिखा था जयप्रकाश नारायण ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन लिखा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखा था। लंदन से काम कर रहे थे ना स्वतंत्रता आंदोलन दौरान, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? संगठन बनाया था। ठीक है, दी ड्रीमलैंड किसने लिखा है? दी ड्रीमलैंड रामशरण दास ने लिखा है। ठीक है, फिर द फिलॉसफी ऑफ बम, ये भी कई बार आ चुका है पेपर में, इसको लिखा है भगवती चरण बोहरा ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखा है, जो कि अमेरिकी पत्रकार हैं। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी प्रश्न आ चुका है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। ए पैसेज टू इंडिया ई एम फोस्टर, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं ई एम फोस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं विपिन चंद्र। विपिन चंद्र की किताब हम पढ़ते हैं ना भाई, वही। मदर इंडिया के लेखक कौन है? मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। साधना, साधना किताब है, इसके लेखक रहे हैं
रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं, इनको गुरुदेव कहा जाएगा। ठीक है। झंडा गीत किसने लिखा? पार्षद हैं, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। ठीक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा? सरोजिनी नायडू की बुक है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू की किताब का नाम है। इनमें से कोई न कोई किताब, दो किताब का नाम आता ही है, और इस बार तो 4 किताबें दी गई थी मिलान करने के लिए। ठीक है। तो माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया कॉलिंस एंड लेपियर ने लिखी है। कॉलिंस एंड लेपियर ने माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब के लेखक हैं। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50। ठीक है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50, 1849 to 50। इसको किसने लिखा? W.H. स्लीमैन। कौन था स्लीमैन? स्लीमैन वही था जिसकी रिपोर्ट के आधार पे क्या किया गया था? अवध का विलय कर लिया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्लीमैन की रिपोर्ट के आधार पर ही अवध का विलय किया गया था। ठीक है। तभी तो इसने ऐसी किताब लिख दी। ठीक है। भारत की दूसरी स्वतंत्रता, एक और किताब है, इसके लेखक हैं M.G. देवा सहायाम। M.G. देवा सहायाम जो है भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक किताब के लेखक हैं। प्लानिंग एंड द पुअर V.S. मिन्हास ने लिखा था। तो प्लानिंग एंड द पुअर V.S. मिन्हास ने लिखा। ये सब किताबें, इन सब किताबों के नाम आ चुके हैं, पहले पूछे जा चुके हैं इनमें प्रश्न, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। प्रश्न पूछे ही जाते हैं और कहीं से नहीं पूछे जाते, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे इस बार भी 4 ऑप्शन देके पूछे गए थे। ठीक है। अब देखिए कुछ त्यौहार हैं, जैसे कौन सा? अतापू। अतापू त्यौहार किससे संबंधित है? ओणम से संबंधित है। ठीक है। अतापू त्यौहार ओणम से संबंधित है, ध्यान रखना। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? सिक्किम में। ठीक है। तो अतापू ओणम में मनाया जाता है, लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। चपचारकुट उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आ चुका है। सूफिया कलाम क्या है? कश्मीर का भक्ति संगीत है सूफिया कलाम, जिसका नाम है। ठीक है। कालिदास सम्मान किसके लिए दिया जाता है? कला क्षेत्र के लिए। कला क्षेत्र में योगदान के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। पहले भारतीय हैं कोई जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार जीता था, तो उनका नाम है विनोबा भावे। इन्होंने क्या चलाया था? भूदान आंदोलन चलवाया था। शुरुआत कहाँ से की थी? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कलाडी गांव कुछ करके नाम था, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। 100 एकड़ जमीन सबसे पहले मिल गई थी। ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बताएंगे विस्तार से कि जो भूदान आंदोलन था उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो लिया, ज़मीनें भी दी, लेकिन वो फिर भी असफल हुआ। इसका रीज़न क्या रहा? उसमें कमियां भी रही। तो कमी ये रही क्योंकि लोगों ने जो ज़मीनें दी दान में, उनमें ऊसर बंजर टाइप की ज़मीनें दी उन लोगों ने। ठीक है। ऊसर बंजर टाइप की, सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरी चीज़, जो थोड़ी सी अच्छी ज़मीनें दी वो क्या किए, उन पे कहीं ना कहीं अपना मालिकाना हक भी दिखाते थे। तो किसान जो पाए थे उसको क्या करते थे? उतना ध्यान नहीं रखते थे उसका। ठीक। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है भाई? चित्रा मुदगल नाम है इनका। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला हैं चित्रा मुदगल। फिर बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन रहे हैं? V.S. नायपॉल। V.S. नायपॉल जो हैं बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाए, है ना। एक प्रश्न है, प्रश्न आप लोग लिखते नहीं हो वैसे, लेकिन हम भी बोलेंगे जरूर।
ठीक है। प्रश्न क्या है? अनुबंध कृषि क्या है? प्रश्न है अनुबंध कृषि क्या है? ठीक है। बताना इसमें इसकी चुनौतियां और लाभ। ठीक है। साथ में बताना है, बस इतना ही, अनुबंध कृषि क्या है, इसकी चुनौतियां और लाभ बताना है। ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, ये प्रश्न इस पे आपको इसका उत्तर लिख के ग्रुप में भेजना या फिर हमें पर्सनल भी भेज सकते हैं आप। ठीक है। तो अनुबंध कृषि क्या है, इसकी चुनौतियां और इसके लाभ को बताइए। ठीक है ना। या एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? ये सब चुनौती लाभ तो हो गया। अनुबंध कृषि किस प्रकार किसान की आय बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है? किसान की आय बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है, ये पूरा प्रश्न है आपका। ठीक है। अनुबंध कृषि क्या है, इसकी चुनौतियों और इसके लाभों की चर्चा करते हुए यह किस प्रकार किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है। तो ये आपका आज का प्रश्न है, इस पे आप उत्तर लिखिए और लिख के हमें आप भेजिए। अगर जो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे वो ज़रूर लिखेंगे, और जिनके पास समय ही नहीं होगा तो वो जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि समय नहीं है आप लोगों के पास इसको सुनने का भी, और लिखने का तो बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में वही होता है कि हमने मेहनत की थी। ठीक है ना। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, और अब शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है ना। क्या शुरू होगा? अगली क्लास हमारी रहेगी मध्यकालीन भारत। ठीक है। मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा, या फिर देखेंगे भूगोल। ठीक है। दो में से एक, या फिर भारत भूगोल। 3 वीडियो बना अभी तक, उसके आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है। वैसे इतिहास ख़त्म करें पहले, पूरा कंप्लीट कर दें, उसके बाद ही भूगोल पे आएँ, तभी सही रहेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, तो अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग की ज़रूरत है, और हम आपको अगर आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी ये फर्ज है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। इससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप नोट्स को या वीडियो को उठाकर देख लीजिए। उनमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे सीधे वहीं से आते हैं। ठीक है। इसमें कुछ बताने की या आपको वर्गलाने की बात नहीं है। आप उसके लिए आपके सामने सब कुछ है, आप वहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं। ठीक है। जो कुछ नोट्स में नहीं रहता वो हम वीडियो में एक्स्ट्रा बता देते हैं। बाकी आप समझदार भी हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।